आज इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप उद्देशिका को किसी बुक के प्रीफेस या एब्स्ट्रैक्ट की तरह भी समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को संविधान का मर्म समझना है या संविधान के कंटेंट को समझना है तो वह व्यक्ति उद्देशिका मात्र को कंज्यूम करके पूरे संविधान को समझ सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो उद्देशिका है वो ऑस्ट्रेलिया की उद्देशिका से इंस्पायर्ड है और ऑस्ट्रेलिया की उद्देशिका अमेरिका की उद्देशिका से इंस्पायर्ड है। हमारी जो उद्देशिका है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था और इस पे डिटेल में डिबेट और डिस्कशन के बाद इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब हम प्रिएम्बल के कंटेंट को देख लेते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये प्रिएम्बल पढ़ लीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो होप सो कि आपने वीडियो पे पॉज करके प्रिएम्बल का कंटेंट जो है वो पढ़ लिया होगा। और अच्छा तो यही है कि हमें पूरा प्रिएम्बल याद होना चाहिए। अच्छा, तो अब इस उद्देशिका से हमें क्या पता चलता है भारत और इसकी शासन व्यवस्था के बारे में। तो जो पहली चीज हमें पता चलती है कि संविधान अपनी जो शक्तियां हैं वह भारत के लोगों से डिराइव करता है। भारत के लोगों ने इसे बनाया है और अपनाया है। इस संविधान को खुद को गिफ्ट किया हुआ है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि भारत जो है उसका नेचर कैसा होगा। तो जो भारत देश है उसके बारे में कहा गया है कि वह संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट या पॉलिटिकल नेचर वाला देश होगा। इन सभी शब्दों का क्या मतलब है हम वीडियो में आगे देखेंगे। अच्छा, तीसरी चीज जो हमें पता चलती है संविधान के बारे में कि हमें संविधान का उद्देश्य बताया गया है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन चार चीजों को अचीव करना या इन चार चीजों को बनाए रखना संविधान का उद्देश्य है। और यह संविधान लागू होने की तिथि भी बताता है जो कि 26 नवंबर 1946 है। अच्छा, हमें आप ये बात ध्यान में रखनी है कि पूरा संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ था। इस दिन संविधान के कुछ प्रोविजन लागू किए गए थे और जो पूरा संविधान है बाकी का बचा हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब 26 जनवरी की डेट को मार्क करने के लिए यह निर्णय किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। एक्चुअली ये डिसाइड हुआ था कि लास्ट जनवरी में जो भी संडे होगा उस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट संडे था जनवरी का वो 26 तारीख थी, इसलिए जो 26 जनवरी है वो हमारी हिस्ट्री में रिमार्केबल डेट है। तो चलिए अब शब्दों की जो शब्दावली है इंपॉर्टेंट उसे देख लेते हैं कि उसका क्या अर्थ है और क्या मतलब है उसका। तो जो पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई ऐसी शक्ति जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। ऑल्दो हमने कई सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल ब्लॉक्स हमने ज्वाइन किया हुआ है, जैसे कॉमनवेल्थ नेशन का जो ग्रुप है, और हमने जो ब्रिटेन का क्राउन है उसे उसका हेड भी माना है, बट ये किसी भी तरह से हमारी संप्रभुता को लिमिट या हार्म नहीं करती है। जो दूसरा शब्द है समाजवादी, ये ओरिजिनली हमारी उद्देशिका में नहीं था। जब 1946 में 42nd अमेंडमेंट किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए तो समाजवादी उन 3 शब्दों में से एक है। इसे इंडेक्ट करने के पीछे जो दलील दी गई थी उसे कहा गया कि हमारे संविधान में समाजवादी नेचर पहले से है जिसे हम डीपीएसपी और अन्य सारे आर्टिकल से ट्रेस कर सकते हैं। और कांग्रेस ने कहा कि संविधान में इसे शामिल न करना ऐतिहासिक भूल थी और अब इसे हम शामिल करके करेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही समाजवादी जो शब्द है उसे लेकर प्रतिबद्ध थी क्योंकि 1955 में उनका आवाड़ी में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें समाजवाद को इंडेक्ट करने की बात कही गई थी। अब हमारा जो समाजवाद है, हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है। और ये लचीला भी है जो खुद को मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली जो हमारी इकोनॉमी है उसके साथ खुद को ढाल लेता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द है वह है पंथ निरपेक्षता। इसे भी 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था। इसके लिए इंग्लिश में शब्द है सेक्युलरिज्म जिसकी हिंदी ट्रांसलेशन है धर्मनिरपेक्षता। पर जो वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता की समझ है वो उनकी विशेष परिस्थितियों में डेवलप हुई है जिसमें चर्च धर्म का स्टेट राज्य के ऊपर अत्यधिक कंट्रोल था और सुधारवादी स्वरूप के रूप में धर्म को राज्य से टोटली सेपरेशन की बात कही गई थी। वह वेस्टर्न धर्मनिरपेक्षता की समझ है। बट हमारे यहाँ सिर्फ एक या दो कोई धर्म नहीं है बल्कि दर्जनों उनके धर्म है और धर्मों के अलावा उनके अपने सेक्ट्स हैं, पंथ हैं। तो हमारा संविधान धर्म से आगे जाकर यह घोषणा करता है कि हम धर्म तो क्या एक ही धर्म के 2 या 2 से अधिक पंथों में भी भेद नहीं करेंगे। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों से इक्वल डिस्टेंस बना के रखेगा।
मतलब सभी किसी एक धर्म के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया जाएगा और सभी धर्मों को फलने फूलने का प्रॉपर अवसर दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है लोकतंत्र। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये उपेक्षा की जाती है कि जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो जनता के हाथों में होगी और पावर का एक्सरसाइज या तो वो स्वयं करेंगे या अपने प्रतिनिधियों द्वारा करेंगे। डिपेंडिंग की पावर का एक्सरसाइज कैसे किया जा रहा है उसके हिसाब से जो हम लोकतंत्र है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला है। क्यों? क्योंकि हम पावर का एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि जाकर पावर का एक्सरसाइज करते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम देखना चाहें तो हम स्विट्जरलैंड में उसे देख सकते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए 4 टूल बताए गए हैं। पहला है रेफरेंडम। अब कोई काम होने के बाद वह काम सही है या गलत यह जनता से पूछा जाता है, उसे रेफरेंडम कहा जाता है। दूसरा है इनिशिएशन, पहल। जनता अपनी तरफ से पहल करके कोई कानून बना सकती है। तीसरा है रिकॉल, जनता अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। और चौथा है प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह। कोई कार्य करने से पूर्व जब जनता की राय ली जाती है तो उसे हम प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह करते हैं। तो अगर कोई ये 4 टूल का एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां देख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट शब्द है वह है गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का प्रमुख कोई जो व्यक्ति होगा वह किसी विशेष जाति, धर्म, नृजाति या परिवार से नहीं होगा, बल्कि वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। इस तरह भी देखा जा सकता है इसे कि जो संप्रभुता होगी वह किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं होगी, जो संप्रभुता है वो जनता के हाथों में होगी। अब डेमोक्रेसी जो है वह 2 तरह की हो सकती है, एक है राजशाही और एक है गणतंत्र। भले ही लोकतंत्र है, हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो लोकतंत्र है वह जरूरी नहीं है कि वह गणतंत्र भी होगा। कैसे? से कि ब्रिटेन और जापान है तो वह लोकतंत्र तो है पर वह गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्राउन और जापान में सम्राट, वहां का राष्ट्र प्रमुख होते हैं जो कि एक परिवार विशेष से आते हैं। देन अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमें देखना है वह है न्याय। अब इसे हम 3 रूपों में देख सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब इसे अगर हमें ट्रेस करना है तो हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में इसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की तो सामाजिक न्याय का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा, आय, संपत्ति की जो असमानता है उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है इन दोनों को क्लब करके साथ में अनुपाती न्याय भी कहा जाता है। राजनीतिक न्याय में यह कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा, चाहे सरकार तक पहुंच की बात हो या पब्लिक ऑफिसर्स को होल्ड करने की बात हो। ये जो न्याय का तत्व है वो 1917 की जो रूसी क्रांति थी वहां से लिया गया है। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट जो वर्ड हम डिस्कस करेंगे वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से आशय है लोगों की एक्टिविटी, उनकी गतिविधियों पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी, उन्हें खुद को डेवलप करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसके तहत कहा गया है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी होगी, वह अपने हिसाब से इन सारे मामलों में अपने डिसीजन ले सकते हैं। आप इसे मूल अधिकारों में भी देख सकते हैं। एक बात जो हमने ध्यान रखनी है कि अधिकारों से सशक्त व्यक्ति अनार्किस्ट न हो जाए, इसलिए अधिकारों को कव करने का भी प्रावधान किया गया है कि स्टेट इन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के तत्व हैं वह जो फ्रांसीसी क्रांति है जो 1789 से 99 के बीच में हुआ था वहां से ली गई है। तो स्वतंत्रता तो हमने देख ली है, समता और बंधुत्व अभी हम आगे देख लेंगे। इस कड़ी में जो अगला शब्द है वह है समता। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है सबको इक्वल ट्रीट करना। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हम सबको एक जैसा ही ट्रीट करेंगे। इसके 3 डायमेंशन है, नागरिक समता, राजनीतिक समता और आर्थिक समता। तो नागरिक समता के प्रावधान आप कहाँ देख सकते हैं जिसमें सभी नागरिकों को सेम ट्रीट किया जा रहा है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में आप देख सकते हैं नागरिक समता को इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक समता की तो आप इसे 2 आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 में देख सकते हैं। 325 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग इन बेसिस पे व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। और जो दूसरा आर्टिकल हमने बात की है आर्टिकल 326 जो वयस्क मताधिकार की बात करता है कि हम सबके लिए जो मताधिकार है वो इंश्योर करेंगे।
तो हमने ये बात कर ली नागरिक समता की और राजनीतिक समता की। जो अगला है आर्थिक समता, तो अब आर्थिक समता को जो डीपीएसपी है उसका आर्टिकल 39 है वहां देख सकते हैं, जहां पर इक्वल काम के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन, इक्वल वेतन की बात की गई है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष, हम लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे और कोई अगर एक समान काम कर रहा है तो हम उसे एक समान वेतन जो है वो देंगे। अगला जो शब्द हमें देखना है वह है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। अब कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को हम एक सूत्र में बांध कर रखें, जो वननेस की फीलिंग है उसे प्रोटेक्ट करे या उसे बनाए, वही जो है वो बंधुत्व है। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता का प्रोविजन है आप उसको इसी फॉर्म में देख सकते हैं कि एकल नागरिकता का प्रोविजन इसीलिए किया गया है कि जो भाईचारे की भावना है, जो बंधुत्व है, उसको बढ़ाया जा सके। देन अगला जो वर्ड है वह है अखंडता। अब अखंडता का मतलब है आप इसे मनोवैज्ञानिक और सीमाई दोनों डिमेंशंस में इसको देख सकते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, इन सब से ऊपर उठकर हमें एक होने की भावना का ये घोतक है। और अगर हम सीमाई दृष्टि से देखें तो हमने जो फेडरेशन बनाया है, जो राज्यों का संघ बनाया है, वो हमारी सीमाई जो अखंडता है उसको इंश्योर करता है। हमने सारी इंपॉर्टेंट शब्दावली देख ली है। अब प्रश्न है कि प्रियम्बल का लीगल स्टेटस क्या है, यह संविधान का पार्ट है या नहीं। अब जो मुद्दे रिलेटेड होंगे प्रियम्बल से वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही है कि यह संविधान का पार्ट है या नहीं। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आप प्रियम्बल जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। आप कोर्ट में जाके प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ना ही यह सरकार या संसद को कोई शक्ति देता है, ना यह सरकार या संसद की किसी शक्ति को कर्व करता है। एक्चुअली ये पार्ट संविधान का पार्ट है भी या नहीं, ये प्रश्न भी क्यों उठता है, क्योंकि पूरा संविधान बन जाने के बाद प्रियम्बल को बनाया गया था और जब प्रश्न आया कि ये संविधान का पार्ट होगा या नहीं, तब तो संविधान सभा ने मान लिया कि ठीक है ये संविधान का पार्ट है। पर जब बाद में 1960 में बेरुवाड़ी संघ का जो मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है वह संविधान को समझने की कुंजी हो सकती है, बट ये संविधान का पार्ट नहीं है। पर जब बाद में 1973 में केशवानंद भारती का वाद आया तो कोर्ट के समक्ष जब ये प्रश्न फिर से आया तो कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय के उलट यह बोला कि जो उद्देशिका है वह संविधान का अभिन्न अंग है, और संसद को कहा कि चूंकि अब संविधान का अभिन्न अंग है तो संसद अगर चाहे तो आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन के लिए दिया गया अरेंजमेंट है संविधान में, उसके तहत उद्देशिका में भी अमेंडमेंट कर सकती है। और इसी के तहत 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। जब बाद में एक और वाद आया था 1995 में LIC का, उसमें भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम अपने पहले के वर्डिक्ट को दोहराया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल। दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं तो इसका औचित्य ही क्या है, इसके होने का अर्थ ही क्या है। तो हमें यह बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि भले ही हम इसको लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, उसके बाद भी हमारी पार्लियामेंट और सरकार के ऊपर ये एथिकल बैरियर का काम करता है। अगर हमारी सरकार या संसद कोई ऐसा कार्य कर रही है जो उद्देशिका के अगेंस्ट है तो वह उनके ऊपर एथिकल बैरियर लगाती है। दूसरी बात जो हमें याद रखने की इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि अगर कोई संविधान के किसी प्रोविजन को समझना चाहता है या हम संविधान के प्रोविजन को ठीक समझ नहीं पा रहे हैं तो उसके पीछे का मर्म क्या है, या हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या सोच के इस प्रोविजन को रखा है, उसे समझने के लिए उसे अगर हम प्रियम्बल से लिंक्ड करके देखें तो उस प्रोविजन के ट्रेसेस हमें प्रियम्बल के थ्रू आराम से ठीक समझ में आ जाएंगे। तो यह था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है कि आपने इसको ठीक से फॉलो किया होगा, और अगर आपने ऐसा किया है तो सवाल चाहे फैक्चुअल हो या तो फिर कंसेप्चुअल हो, दोनों ही तरह के सवाल आप ठीक अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के वीडियो होंगे जो कि मैं आपको उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।